नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं उन मुद्दों को जिसका सीधा सरोकार समाज से है, खासकर हाशिए पर रहने वाले वो बच्चे जिनके लिए जिंदगी की खुशियां बहुत दूर है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की एक ऐसी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको दिखा रहे हैं आदिवासियों और उनके बच्चों का भविष्य कैसे अधर में है। हमने उड़ीसा और झारखंड के आदिवासी इलाकों में जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके भविष्य पर संकट क्यों मंडरा रहा है, क्यों उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में बच्चों के लिए हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग हमारी आपकी तरह इंसान हैं, लेकिन इनकी जिंदगी हमसे बिल्कुल अलग है। आखिर क्यों? जंगल ही इनका घर है, इनका समाज और इनकी दुनिया है। जल, जंगल और जमीन का अधिकार है, लेकिन इनकी हालत देखिए। ना तो इन लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलता है, ना ही पौष्टिक खाना। इन्हें ना तो किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिलती है और ना ही कोई इनकी सुध लेता है। ओडिशा और झारखंड में आदिवासियों के इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले तो इन बच्चों के लिए कोई स्कूल ही नहीं है, और अगर स्कूल है भी तो वो घर से इतनी दूरी पर हैं कि सड़क खराब होने की वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। बच्चों को अगर स्कूल जाना पड़ता है तो उन्हें नाले और नदियों को पार करके जाना होता है। विलुप्त होती इन प्रजातियों को कुछ हद तक एस्पायर जैसी स्वयंसेवी संस्थाएं सुविधा मुहैया करा रही हैं। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। जहां स्कूल नहीं है वहां बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। ये बात तो साफ है, आपने इस रिपोर्ट में भी देखा कि सरकार बहुत ज़्यादा कुछ इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है, और जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो क्यों नहीं पहुंच रही हैं, इन बच्चों को फ़ायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ट्राइबल्स में यानी कि आदिवासियों के जो बच्चे हैं उनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं। आज कितने चैनल्स हैं या कितनी मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स हैं जो इसके बारे में बात कर रही हैं। तो आज इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँगी। हमारे साथ खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दयाराम, जो कि सेक्रेटरी हैं एस्पायर एनजीओ के। एस्पायर वो एनजीओ है जिसे टाटा स्टील फाउंडेशन सपोर्ट करता है, और उन्हीं के साथ हमने कोलैबोरेट किया है और हर हफ्ते हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। दया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रही हैं जिनका नाम है शारण्या नायक। वो एक्शन एड में काम कर चुकी हैं पहले, और इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। एक बहुत जानी मानी एक कार्यकर्ता है जो आदिवासी इलाकों में, खासकर उड़ीसा के इलाकों में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो शारण्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में दया से शुरुआत करना चाहती हूँ कि दया, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, आदिवासी जो परिवार हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन खासकर जो बच्चे हैं उनके बारे में लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि उनके बच्चों का जीवन क्या होगा। तो क्या ग्राउंड पर क्या कठिनाइयाँ हैं? मैं थोड़ा सा कुछ करता हूँ आपके साथ कि 2011 की जो जनगणना है उसमें जो 84 बिलियन ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, उसमें से 50% फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के फ्रिंज में रहते हैं। तो ये आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है, और इसकी 40% यदि हम 3 से 18 वर्ष के बच्चों की बात करें तो ये 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो जंगल या जंगल के इर्द गिर्द रहते हैं। 2 तरह की दिक्कतें आपको दिखेंगी। बहुत सारे जो आदिवासी हैं उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है, अनसर्व्ड है इस मामले में कि वहाँ स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है,
और दो तरह की दिक्कतें उठाई जाती है। एक तो ये है कि कई लोगों को ये कहते हैं कि इलीगल ऑक्यूपेंट्स, ये यहाँ गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं, जिसका नहीं, क्योंकि ये बरसों से, सैकड़ों बरसों से वहां रह रहे हैं। और जो रह रहे हैं, यदि कोई स्कूल की सुविधा है कहीं जहाँ वो स्कूल जा पाते हैं, तो दूरियों के चलते कई बार शिक्षक वहां नहीं पहुंचते हैं। बहुत कठिन परिस्थितियां, बच्चों को स्कूल तक पहुंचना मुश्किल है। कई जो आंगनवाड़ी के केंद्र हैं वो प्राइमरी तो नहीं है, उनके सब्सिडरी हैं जो छोटे आंगनवाड़ी है, और वहां तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पहुंचना भी मुश्किल है। एक तो सुविधाओं के सब, दूसरा एक मसला है इन बच्चों का बहुत बड़े पैमाने, क्योंकि इनको लीगल ऑक्यूपेंट्स नहीं मानते, तो कई तरह की सर्टिफिकेट्स, चाहे इनको रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो, इनको कास्ट सर्टिफिकेट हो। जैसे ये आदिवासी बच्चों को आश्रमशाला में जाना है तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। और वहां जो पटवारी है वो कहता है कि नहीं, ये तो जमीन के पट्टे में इनका नाम ही नहीं है, तो इनको सर्टिफिकेट नहीं देते। हम इनसे आर्गू भी करते हैं कि बहुत सारे बच्चे तो भूमिहीन है इस देश में, बहुत सारे लोग, तो फिर उनको पट्टा कैसे नहीं देंगे? पहली बात तो जमीन पर रह रहे हैं सैकड़ों वर्षों से, तो इनको बहुत कठिनाई है, लगातार संघर्ष। तीसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि बहुत सारी जो इसमें जो प्रिमिटिव वल्नरेबल कम्युनिटी है, पीवीटी जिसको कहते हैं, ये भी करीब आबादी इसकी 40 लाख से ज्यादा है इस देश में। और इनके साथ दिक्कत है कि ये बहुत सारी चीजें इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंकेजेस, इनके साथ कैसे डील करना है, अपनी जिंदगी में भी जिस तरह से काफी कठिनाई है इनके साथ। जब तक इनके साथ कोई लिंकेजेस नहीं हो, कोई बीच का ब्यूरोक्रेसी और उनके बीच कोई संबंध स्थापित करने वाला नहीं हो, कोई इनको मदद करने वाला नहीं हो, तो इनके लिए इन सुविधाओं को एक्सेस करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं वहां तक, और जाहिर सी बात है कि एक्सेस एक बहुत ही बड़ा इशू है, लेकिन शारण्या, आपसे मेरा एक सवाल है कि जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं तो एससी, एसटीज और पीवीटीजीज यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं, तो कितनी इसमें कैटेगरीज हैं, और क्या इन सारी कैटेगरीज को सरकार केटर कर पा चुकी है? क्योंकि मुझे याद है कुछ साल पहले मोदी सरकार ने ये कहा था कि एक ट्राइबल्स का सेंसस होना चाहिए, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक हालात हैं और वो किस अवस्था में हैं, उन सारी चीज़ों को उजागर करना चाहिए। तो वो सेंसस तो तभी कामयाब होगा कि जब आप जितनी भी कैटेगरीज ऑफ ट्राइबल्स हैं आप उन तक पहुंचोगे। तो क्या वो चीज़ संभव हो पाई है या अभी भी उसमें बहुत काम बाकी है? शारण्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक शारण्या की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक और हमारे साथ एक्टिविस्ट जुड़ रही हैं, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और झारखंड और उड़ीसा के इलाकों में उन्होंने काफ़ी काम किया है। आलोका कुजूर फोन लाइन पर जुड़ रही हैं हमारे साथ। आलोका, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी सरकार ने कुछ साल पहले ये कहा था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, पीवीटीजीज हैं, उनका एक सेंसस होना चाहिए ताकि जो सोशो इकोनॉमिक जो उनकी हालत है उसका एक सेंसस हो, उनके बारे में पता चल पाए। तो उस सेंसस का क्या हो रहा है? क्या सरकार इस समय बिल्कुल आंख बंद कर बैठी है या उस पर काम ऑलरेडी शुरू हो गया है? किस स्टेज पर है? मुझे लग रहा है कि वो भी फोन लाइन पर नहीं जुड़ पाई हैं। दया, क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे कि जो ट्राइबल सेंसस की बात कही जा रही थी वो किस स्टेज पर है अभी? देखिए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया कि 75 ये ग्रुप्स हैं, जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पीवीटीजीज के, उसमें से 50% का कोई बेस लाइन नहीं है इस देश में। कुछ मालूम ही नहीं है हमको, कोई बेस लाइन सर्वे नहीं किया, उनकी सोशल इकोनॉमिक क्या एजुकेशनल स्टेटस क्या है। अभी तक तो कोई सेंसस होता हुआ दिख नहीं रहा है, ना तो जमीन पे दिख रहा है, ना तो कहीं कागजों में दिख रहा है, ना कहीं अखबार में दिख रहा है। तो हो सकता है सरकार ने कुछ बात की है, इसकी जरूरत सख्त है। जैसा मैंने कहा, 50% ग्रुप का कोई बेस लाइन नहीं है हमारे पास, और जो जिनके बेस लाइन है भी वो भी अपडेट होने की जरूरत है, वो बहुत पुराने हैं। तो ये काम करने की जरूरत है और ये हुआ नहीं, और ना तो होता दिख रहा है मुझे जमीन पर, तो कहीं नहीं।
ओके लेकिन दया, जो रियल प्रॉब्लम है कि सरकार ये कहती है कि हमने ट्राइबल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, उसमें से एक जो वन कल्याण योजना, जो इनकी वन बंधु कल्याण योजना, उसकी बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसे काफ़ी पब्लिसिटी भी दिया गया था। तो ये जो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे वो ट्राइबल सब प्लान के तहत आए, चाहे किसी और जरिए के तहत आए, लेकिन क्या ये स्कीम्स वाकई में वहाँ तक पहुँच रही हैं? और अगर नहीं पहुँच रही हैं तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती आप कहाँ देखते हैं? ये जो तस्वीरें देख रही है नीलू जी, ये जुआंग ट्राइब्स की है। और आप देखें तो शुरू से ही जुआंग के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट है। अब आप कहेंगे कि ये स्पेशल प्रोजेक्ट 50 साल से चल रहा है, तो फिर हो क्या रहा है? तो आपको दिख रहा है कि ये जो कनेक्टिविटी है, कागजों में तो योजनाएं हैं, लोगों तक पहुंचते पहुंचते ये टूट जाती है, खत्म हो जाती है। यदि इसका कोई आकलन हो, इस पर कोई समीक्षा हो। दूसरी बात, मैंने कहा कि ऐसा भी नहीं, उसके अतिरिक्त भी कई सारे साधन है, लेकिन जो एक तो दूरी का मसला है, ये पहाड़ियों में, जंगलों में जाना दुर्गम है। ब्यूरोक्रेसी के लोग तो पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। वो कभी इन गांवों में, मैं पहली बार खुद जब एक जुआंग के गांव में, आज से 20 साल पहले गया था, तो वहां की जो परिस्थितियां हैं वो भी इतनी भिन्न है। मुझे एक इंस्पेक्टर ने कहानी सुनाया कि वहां जो टीचर्स है, वो चूंकि ये सर्टिफिकेशन जरूरी है, तो वो एक बार जाते हैं, वहां के जो प्रधान है उससे दस्तखत करा के ले आते हैं। तो एक बार इंस्पेक्टर के साथ दूसरी बार पहुंच गए तो उसने पूछा, अरे चांद तो एक ही बार निकला, तुम 2 बार कैसे आ गए? तो ये स्थिति है कि चांद एक बार निकला, तुम 2 बार कैसे आ गए? एक टीचर की कहानी मुझे ऐसा है कि वो टीचर सिर्फ वहां जाके वहां का महुआ फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेकर के उनके लिए बेच देता है और उनको पैसा दे देता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में चूंकि बाजार में बहुत भटकना पड़ता है। तो जो परिस्थिति है उसके साथ जो कनेक्ट करने के लिए जो बीच में ब्रिजेस होने चाहिए, जो स्पेशल तैयारी होनी चाहिए, वो नहीं है। हम बाकी प्रोग्राम की तरह इसको डील करते हैं, जबकि उनकी परिस्थितियां इतनी भिन्न है, वो इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, तो फिर वो सफल नहीं हो पा रहे। बिल्कुल, प्रोग्राम तो है। हाँ दया, आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। हमारे साथ आलोका कुजूर फोन लाइन पर जुड़ रही हैं और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और झारखंड और उड़ीसा जैसे इलाकों में वो आदिवासियों के बीच में काफ़ी काम करती हैं। आलोका, आपसे जानना चाहेंगे, खासकर अगर मैं आदिवासी परिवारों के बच्चों की बात करूं, तो आपके हिसाब से ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ी दिक्कतें कहाँ आ रही हैं और क्या सरकार वाकई में संवेदनशील है इन आदिवासी परिवारों की तरफ, इन आदिवासी परिवारों के बच्चों की ओर से कितनी संवेदनशील लगती है आपको ये सरकार? तो वर्तमान की सरकार है और तो कुछ चीजों को लेकर काम करना शुरू की है। पहले पूर्व की जो सरकार है वो पूरी की पूरी आदिवासी इलाकों जो 5th शेड्यूल का इलाका रहा है। 5th शेड्यूल के इलाकों में जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं था। अगर झारखंड के डायमेंशन को अगर 3 तरीके से बांट दें, जिसमें पहाड़ी एरिया है और दूसरा आदिम जनजाति और तीसरा मेन स्ट्रीम में जो आदिवासी समुदाय हैं, उनके इलाकों में एजुकेशन का जो सिस्टम रहा है वो बहुत पुअर कंडीशन में कर सकते हैं। इसलिए कि आजादी के 70 साल के बाद भी गाँव में अभी भी 5वीं क्लास तक का ही स्कूल चलने की प्रक्रिया है और अभी भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमारे गांव में +2 और कॉलेज की स्थापना हो, जो सुदूर गांव में नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई गांव हैं, कई ऐसे इलाके हैं जिसमें रांची की राजधानी को अगर हम पॉइंट आउट करें तो राजधानी से सटा हुआ नामकुम का एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक के अंदर 5 ऐसे गांव हैं जो गुदागरा मौजा के अंदर आते हैं। वो गुदागरा मौजा में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, मगर वहाँ पर अभी भी मैट्रिक तक की क्लासेस नहीं होती है। उसका कारण क्या है कि मैट्रिक तक की क्लासेस तो एक गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। और के पास आलोका, आपकी आवाज बहुत कट कर आ रही है, तो आपसे आग्रह है कि आप अगर कहीं पर मूव कर रही हैं तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए एक जगह। मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप बनी रहिएगा फोन लाइन पर। वापस शारण्या नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। शारण्या, मेरा जो सवाल था कि ग्राउंड लेवल पर जो वाकई में जो प्रॉब्लम्स आदिवासी परिवारों के बच्चों के साथ है, एक तो गरीबी है, उनको बहुत लंबे डिस्टेंसेस
से चलकर जाना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन का मामला है, चाइल्ड लेबर के जैसे इश्यूज हैं, इन सारी जो प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं आदिवासी परिवार, इनसे निपटने का क्या तरीका है और सरकार का जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क के अंदर इन चीज़ों से कैसे क्या वाकई में सरकार इन चीज़ों से निपट पा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अभी 25 साल से कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़ के आदिवासी इलाकों में जब काम कर रही हूँ, तो हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो आदिवासी समुदाय के पास कैसे पहुंचे। लेकिन हर बार ये एक पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सरकार जो भी योजनाएं बनाती है वो सरकार जैसे आदिवासियों को देखती है उस हिसाब से बनाती है। लेकिन आदिवासी समाज को, जो जंगल के अंदर रहते हैं, जो नेचर से घिरे हुए हैं, जो एक इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल, इकोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू होते हैं, उन समाज को असल में आखिर में क्या चाहिए, क्या जरूरत है, उनके दिक्कतें क्या हैं, उनकी परिस्थिति क्या है, इसको मद्देनजर मतलब आगे नहीं रख के एक योजना बनाई जाती है जो कि भुवनेश्वर में बनाई जाती है। सो एंड इट इज, उसमें कम्युनिटी की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती है, कम्युनिटी के नीड्स, कम्युनिटी के एस्पिरेशंस उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो जब हम सरकारी योजनाओं को सिर्फ पहुंचाने की बात जब करते हैं तो हर बार हम इस चीज पे पहुंचते हैं कि ये तो सिर्फ डोल्स है। असल में आदिवासी समाज को क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि वो जिस जंगल में रहते हैं उस जंगल पे कंट्रोल, उस जंगल पे एक्सेस, उस जंगल से जो चीजें वो लाते हैं या बेचते हैं, उन चीजों का एक सही उचित मूल्य बाजार में, बिल्कुल एक एक्सप्लॉयटेशन से एक लाइक द आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन asks the government to ensure social justice, which means that market में जो वो बेचते हैं they should be free from exploitation। लेकिन इन सारी चीजें कोई भी योजना में आपको नहीं मिलेंगी। वो सिर्फ योजना ये है कि चावल दे दीजिए। आपको रोकूंगी और एक सवाल आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि ट्राइबल्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है और कई सालों से होता आया है, संसद में है, विधानसभा में भी ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि अपने जो संसद में या विधानसभा में जगह नहीं मिली है ट्राइबल्स को, लेकिन इसके बावजूद आप जैसा कह रही हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं दिखता है। ट्राइबल्स को क्या चाहिए? जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ी हुई जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो उसका रीज़न क्या है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं तो बोलूँगी, लेकिन मतलब मेरे सोच से, मेरे एक्सपीरियंस से ये मैंने देखा है कि जब आदिवासी लड़का या लड़की पहले तो जब सरपंच बनते हैं, वो पॉलिटिकल लैडर में कैसे आगे जाते हैं, सरपंच बनते हैं, जिला पंचायत समिति में जाते हैं, जिला परिषद में जाते हैं, फिर एमएलए, फिर एमपी बनते हैं। जैसे जैसे ही वो गांव से बाहर जाते हैं, वो गांव का समझ, गांव के साथ उनका जो जुड़ाव कम होते जाता है। और ये एक गैर आदिवासी सोच है, ये जो डेवलपमेंट का जो सोच है, ये डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है, ये डेवलपमेंट का जो पूरा व्यवस्था है, ये गैर आदिवासी द्वारा बनाया गया और प्रचारित किया गया व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंदर वो घुस जाते हैं और उसी को सही मानने लगते हैं। एंड सो जब वो लोग जाते हैं, देयर कनेक्शन टू द पीपल बहुत कम होता है। मतलब मैं जैसे हमारे यहाँ से, हमारे संगठन से एक लड़का एमएलए बना, लेकिन जब वो उसका कैंपेन से लेके उसके जीतने तक मैं उनके साथ थी। 5 साल मैंने उसको देखा और 5 साल में हम जिस एरिया में काम करते थे वो एक बार सिर्फ आया।
तभी मुझे एहसास हुआ कि इट्स जस्ट नॉट कि आपने किसी को इलेक्ट कर दिया और भेज दिया पार्लियामेंट में, आपने वो बहुत इम्पोर्टेंट असल में रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, आपने बहुत एक सिग्निफिकेंट पॉइंट बोला कि जैसे जैसे आदिवासी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने जल जंगल और जमीन से दूर होकर जब गांव और गांव से फिर शहर जाते हैं तो जो उनका अटैचमेंट है आदिवासी सेंटिमेंट से वो बिल्कुल कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट विच यू हैव रेज्ड। और मुझे नहीं लग रहा है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स, एटलीस्ट जितने ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स से मैं मिली हूं, उन्होंने कभी ये बात कही हो कि जल जंगल और ज़मीन से जुड़ी हुई जो आदिवासियों की इच्छाएं हैं वो क्या हैं, उनके लिए वो वाकई में किसी क्वेश्चन को उठाएं। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है। लेकिन दया जो आदिवासियों की प्रॉब्लम है, अगर ऐसा अभी लौटती हूँ आपके पास वापस शारणा, लेकिन दया को इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि दया ऐसी हालात में जो आदिवासी परिवारों की जो दिक्कतें हैं और खासकर जो बच्चों की दिक्कतें हैं वो कैसे दूर होंगी, क्योंकि जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो आप समस्याओं को उठा सकते हो। बहुत कम एनजीओज हैं, आपकी ऐसी एनजीओ है जो कर रही है, लेकिन एनजीओज अकेले नहीं कर सकती। यू नीड अ पॉलिटिकल हैंड होल्डिंग टू दिस एंटायर प्रॉब्लम विच इज नॉट हैपनिंग एंड वी डोंट सी द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग। तो ऐसी हालत में कैसे ये समस्याएं सुलझेंगी? देखिए, ऐसा है कि ये जो आदिवासी सरपंच हैं, जो आदिवासी एमएलए हैं, ये जिस व्यवस्था में घुसते हैं उसको डील करने के लिए उनके पास भी मैकेनिज्म नहीं है, उनके पास सपोर्ट नहीं है, तो फिर वो सबके साथ जैसा है वैसा करने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे इसी संस्थाओं का काम है, जैसे हम सरपंच के साथ काम करते हैं, यदि आप हमारे इलाके में सरपंच से मिलेंगे, आदिवासी महिलाओं से मिलेंगे, तो वो ये आवाज उठाती है। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ नीलू जी। हम लोग बात करते रहे, पिछली बार हमने बात किया कि इन जगहों पे स्कूल के बंदी का, लेकिन वहां सरपंच ने उठ के, और अभी आलोका ने ये सवाल बहुत अच्छे से रखा कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने इस रिपोर्ट को सो मोटो लेके और इमीडिएटली डायरेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि इन सारे स्कूलों को खोला जाए और ये सारे जगहों पे स्कूल मुहैया कराया जाए। ये जो सरपंचेस हैं, इन्होंने बच्चों के सर्टिफिकेट के लिए लिखा है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि क्या क्या मैकेनिज्म है। मैं आपको बताऊं कि इनसे 15th फाइनेंस कमीशन का भी फंड आएगा, 14th फाइनेंस कमीशन का अनटाइड फंड है। बताइएगा दया, क्योंकि समय कम है, फिर मैं लास्ट थॉट्स शारण्या से लूंगी। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैकेनिज्म डेवलप। जब इन तक आप बात ले जाए, इनको तरीके बताएं, तो ये बहुत सजगता से काम करते हैं। यही बात मैं शरण्या से भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो अनुभव है इन सारे पंचायतों में, ये सब लोग इन बच्चों के लिए बहुत बखूबी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप नहीं कर रहे थे, पहले नहीं कर रहे थे। जब हम उनको एक मैकेनिज्म के, उनको हम डेटा देते हैं, उनको हम तरीके बताते हैं, जब उनको संगठित करते हैं, तो वो लोग कर पा रहे हैं। तो ये संभव है करना, लेकिन वो अपने आप नहीं कर सकते। तो शारण्या, चलते चलते आपसे जानना चाहूंगी कि इन आदिवासियों का जीवन, इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ट्राइबल सब प्लान है जिसके तहत सरकार काफी पैसे इस समय खर्च कर रही है, और ये कहना कि वो पैसे इस समय अवेलेबल नहीं है आदिवासी बच्चों के लिए, आदिवासी परिवारों के लिए, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे आश्रमशालाज हो, चाहे हॉस्टल्स की फैसिलिटी हो, लेकिन कमी कहां पर है और उस कमी को हम कैसे सुधार सकते हैं? वेरी ब्रीफली, आई वांट एन आंसर बिफोर आई वाइंड अप द शो। मुझे लग रहा है कि कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन अब वक्त इतना कम है हमारे पास कि अब इस डिस्कशन को मैं आगे भी नहीं बढ़ा सकती हूं। तो थैंक यू सो मच दया जी, आप हमारे साथ जुड़े। शारण्या और आलोका कुजूर वाज आल्सो ऑन द लाइन, थैंक यू सो मच। और कि आप स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़े, और जो भी थोड़ी बहुत आज ऑडियो प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ी सी कमियां थी, तो प्लीज बेयर विद दैट। नेक्स्ट वीक आई विल सी यू अगेन विद अ डिफरेंट इशू रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।